नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। आज बात करेंगे लिवर से जुड़े हुए एक गंभीर रोग की, बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं जिनमें से कुछ जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, या सीधे शब्दों में समझें तो हेपेटाइटिस यानी यकृत या जिगर में सूजन। खास बात है कि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि अगर हेपेटाइटिस सी के रोगियों का समय पर और सही तरीके से इलाज किया जाए तो अधिकांश मामलों में इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसे में हेपेटाइटिस को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। तो आज हम हेपेटाइटिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे और क्यों हो जाता है ये रोग, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जागरूकता कितनी जरूरी है। तो इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे अपने विशेष मेहमानों से। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. सरीन, शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, न्यू दिल्ली, और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अनूप सराया, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन यूनिट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हमारी फोन लाइनें हैं, वो खुल गई हैं। टोल फ्री नंबर आप हमारा नोट कर लें, 1800-111234। और इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आपके मन में कोई भी शंका हो तो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने प्रश्न ईमेल कर सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हेपेटाइटिस आखिर क्या है। डॉक्टर अनूप सराया, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करें और ये जानने समझने की कोशिश करें कि आखिर ये स्थिति है क्या हेपेटाइटिस की, कैसे इसको समझा जाना चाहिए, कितने इसके प्रकार हैं, या कितनी गंभीर स्थिति है हमारे देश में इसको लेके। देखिए, जैसे आपने कहा, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर का इन्फ्लेमेशन जी। और ये इन्फ्लेमेशन वायरस की वजह से भी हो सकता है, ये इन्फ्लेमेशन अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, ये किसी दवा के लेने से भी हो सकता है जो कि पोटेंशियली हेपेटोटॉक्सिक हो, यानी जो यकृत को नुकसान पहुंचा सकती हो। ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है और इस किस्म के बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन होते हैं जिनमें कि लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जी। तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली अगर लिवर का होगा, यानी उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें उनका साइज बड़ा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोशिकाएं टूट सकती हैं, तो सिम्टम्स भी उसी के अनुरूप होते हैं। और जहाँ तक हेपेटाइटिस का सवाल है तो हम मोटे तौर पे जिसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात जब करते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और आपने जैसे कहा कि इसका कितना मैग्नीट्यूड क्या है या प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो तकरीबन 40 मिलियन लोग, यानी 4 करोड़ के लगभग लोग हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित हैं इस मुल्क में जी। तो और जी हाँ जी जी कुछ आप तो निश्चित तौर पर यह गंभीर समस्या है, इसको ये समझने की जरूरत है। डॉक्टर सरीन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा लिवर है या जो हमारा यकृत है जिसके बारे में हम कहते हैं, तो वो दरअसल उसमें क्या इस तरह के बदलाव हो जाते हैं और किस तरह से इसको समझना चाहिए कि ये संक्रमण दरअसल कैसे फैलता है और क्या कुछ परिवर्तन आ जाता है। निखिल, जैसा आप लोगों को सबको पता है कि लिवर एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, कोर ऑर्गन है बॉडी का। आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा ना कहूँ तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे कंट्रोल लिवर के हाथ में होते हैं जी। तो अगर आपका लिवर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, सुबह अच्छी निकलती है, लिवर कमज़ोर है, सारे ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं। और जैसा डॉक्टर सराया साहब ने बताया कि फैट, वायरस या अल्कोहल और रेयरली आजकल ड्रग्स, ये सारे लिवर को इंजर करते हैं। तो अगर लिवर की इंजरी होगी तो एक्यूट इंजरी के अंदर तो उसे भूख लगना कम हो जाएगा या जी मिचलाएगा, उल्टी होने जैसी संभावना उसकी रहती है। ये एक्यूट इंजरी है जिसमें पीलिया हो सकता है। पर एक्यूट इंजरीज जो हैं
वो कम ही होती। हेपेटाइटिस ए या ई जो भोजन या पानी से जाता है, उन्हीं से इनकी एक्यूट इंजरी होती है और सेल्फ लिमिटिंग होती है, 3-4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। हाँ, अगर ठीक नहीं हो तो जरूर स्पेशलिस्ट को दिखा लें, या बुखार नहीं टूटे या बेहोशी आने लग जाए या पेट में दर्द बना रहे तो हॉस्पिटल लेते जाएं, अदरवाइज दे आर सेल्फ लिमिटिंग। पर जो 2 बीमारियां हेपेटाइटिस बी और सी जो ब्लड से आती हैं या मदर से बच्चे को आती हैं, वो परेशानी का कारण है। बॉडी उन वायरसेस को निकाल नहीं पाता, वो परसिस्ट करते रहते हैं हमेशा लाइफ लॉन्ग। जैसे हम कहते हैं ना लॉन्ग कोविड में वायरस तो चला गया, उसका असर बना रहा, पर हेपेटाइटिस बी और सी में वायरस बना रहता है, निकलता नहीं है, जैसे HIV। तो 3-4 ही ऐसे इन्फेक्शन हैं जो ह्यूमन बॉडी में आते हैं और लाइफ लॉन्ग बने रह सकते हैं अगर ट्रीट नहीं किए जाए। HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। और अगर ये 6 महीने से ज्यादा बी और सी रहते हैं बॉडी में, तो हम कहते हैं क्रॉनिक हो गया, मतलब अब बॉडी बिल्कुल निकाल ही नहीं पाएगी, अब हमें इलाज करना लाजमी है। जी जी, निश्चित तौर पर। यह हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से हमको कॉल कर रहे हैं, हरीश कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे अभी सर ने बताया कि ये छोटे बच्चों को मदर से हो सकता है, तो ये छोटे बच्चों को ही होता है या बड़ी एज ग्रुप को भी हो सकता है, और इसको घर में हम कैसे पहचान सकते हैं आसानी से, ताकि हम डॉक्टर के पास जा सकें? जी जी, डॉक्टर अनूप, एक तो देखिए, जैसे आपने कहा ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन जहां तक डॉक्टर शरीर ने बताया कि बच्चों के अंदर इसका अगर ट्रांसमिशन बी और सी का ट्रांसमिशन मदर से चाइल्ड में हो सकता है। बी के साथ ये ज़्यादा कॉमन है, सी के साथ इसका ट्रांसमिशन बी के कंपैरिजन में कम होता है। अब आजकल हम लोग जब प्रेग्नेंट विमेन आती हैं तो उनको हम एंटीनेटल केयर के अंदर ही उनकी एंटी सरफेस एंटीजन को टेस्ट करते हैं, यानी जो हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करने का तरीका है। तो वो मदर जो हेपेटाइटिस बी के से संक्रमित हैं, उसके अंदर बच्चे में ट्रांसमिशन का खतरा रहता है। अच्छा, अगर लक्षण हैं कोई तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि ये संक्रमित हैं। दूसरी चीज़, बच्चे में ट्रांसमिशन को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि जिन बच्चों की माँ को में संक्रमण पाया गया, उन बच्चों को जन्म के समय ही हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 12 घंटे के अंदर दे सकते हैं जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके अंदर एंटीबॉडी टीटर, एंटीजन टीटर बहुत हाई है, और या एंटीबॉडी टीटर बहुत हाई है, उनके OTPT बढ़े हुए हैं यानी एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, और आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी उसको इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो उस सूरत में हम बच्चों में जिनमें एक्टिव डिजीज़ है मदर के अंदर, उनके अंदर हम बच्चों में एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी साथ में देते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का फर्स्ट शॉट अगर हम होते ही उसको दे देंगे तो इससे संक्रमण बहुत कम हो जाता है बच्चों में, और उनके अंदर ये क्रॉनिसिटी की तरफ नहीं जाता है जी। तो ये एक तरीका है। और जहाँ तक आपने कहा जो सिम्टम्स हैं बीमारी के, वो जैसे डॉक्टर शरीर ने बताया कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है और आपकी आंखें पीली हो रही हैं, आपकी पेशाब पीली हो रही है, या आपको उल्टी आ रही है, आपको हल्का सा बुखार है, ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो उस सूरत में आप भूख ना लगने पे, थकान आने पे, एडल्ट के अंदर भी आप इनके लिए हेपेटाइटिस बी और सी को ज़रूर दूर करने देखने की कोशिश करें, टेस्ट के ज़रिए उसको हम मालूम कर सकते हैं जी जी। डॉक्टर सरीन, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि नॉर्मल ए और ई जो हेपेटाइटिस है, जैसे उन्होंने कहा कि व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर, तो ये बच्चे के संदर्भ में भी या बड़ों के संदर्भ में भी कैसे इसको समझा जाना चाहिए, और कब ये समझें कि ये रोग गंभीर कैसे हो सकता है? देखिए, भारत में हेपेटाइटिस ए, जैसे हम ये 5 उंगली लें तो ए बच्चों में, ई बड़ों में, ये जो हैं भोजन और पानी से जाने वाले वायरस हैं। आपने गंदा खाना या दूषित पानी लिया तो ये जा सकते हैं पेट में। और बी, सी और डी, ये 3 हैं, ये ब्लड से जाते हैं। तो बच्चों में हेपेटाइटिस ए, चूंकि स्कूल में गए, पानी लिया, वहां खाना खाया कैंटीन का, तो उससे हेपेटाइटिस ए होना बहुत कॉमन है। और करीब करीब भारत में 80-90% बच्चों में होता ही है।
लोगों को पता ही नहीं लगता, 2 दिन का बुखार आया, बच्चे ने थोड़ा खाना कम किया और वो एक जॉन्डिस की तरह से, लाइट जॉन्डिस की तरह से निकल जाता है। और घर में अगर एक को हुआ तो दूसरे को होना लगभग लाजमी है, तो चिंता ना करें। पर हाँ, अगर हेपेटाइटिस ए एडल्ट को 20 साल के बाद, मतलब उसे अच्छा एक बार हेपेटाइटिस ए हो जाए तो लाइफ लॉन्ग बचा रहता है। तो कई बार कहते हैं ना, बहुत जो बच्चे बोतल में पानी ले जाते हैं या गंदा नहीं खा पाते हैं या बिल्कुल हाइजीन में रहते हैं, उनको हेपेटाइटिस ए होता ही नहीं है बचपन में जी, और बड़े होकर के होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो सीरियस बीमारी हो जाती है। बड़ों के अंदर अगर हेपेटाइटिस ए है तो जॉन्डिस ज्यादा होता है, उनके अंदर रिकवरी स्लो होती है, लिवर फेलियर का चांस ज्यादा है। तो कब जाएंगे डॉक्टर के पास? पेट में दर्द हो, बुखार। जॉन्डिस का मतलब है कि डिजीज खत्म हो गई, धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई, वायरस भी मरता है, लिवर के सेल्स भी मरते हैं, उस तरह से जॉन्डिस दिखता है। जो ही भूख लगनी शुरू हुई मतलब कि आप ठीक होने लग गए, आप चिंता करनी छोड़ दें। और हेपेटाइटिस ए का ये है कि अगर बुखार हो, सिर में दर्द हो, उल्टियां बनी रहे या दौरे आने लगे या बेहोशी की तरह गफलत की तरफ जाने लगे तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएं। वो एक लिवर फेलियर का मुद्दा बन सकता है। ऐसे में कई बार एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। ये स्पेशली उन बच्चों में है जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कोई भी मोटापा की तकलीफ हो। तो ऐसे बच्चे अगर मोटे भी हों तो उनके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। हेपेटाइटिस ई जो है वो एक एपिडेमिक की तरह है, जिसके अंदर जैसे पानी दूषित, गंदा पानी बारिश के समय में है या टॉयलेट का वाटर मिल जाता है, सीवेज का वाटर पीने के पानी में, तो ऐसे में हेपेटाइटिस ई होता है। और बहुत सारे लोगों को, जनरली एडल्ट्स में होता है। अगर प्रेग्नेंट मदर में हो गया हेपेटाइटिस ई तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। हर प्रेग्नेंट मदर का टेस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कराना ही है। पर प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई है तो ये फेटल हो सकता है। जरूर डॉक्टर के पास ले जाएं जी। और हाँ, दोनों सेल्फ रिकवरी वाली बीमारियां हैं, तो चिंता ना करें। हमें आज चिंता है उन बीमारियों की जो हेपेटाइटिस बी और सी है और जो भारत में करीब 4 करोड़ लोगों के अंदर फैली हुई। जी जी जी, निश्चित तौर पर कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर अनूप ईमेल के जरिए कि जो लोग समझना चाहते हैं कि दरअसल पीलिया, क्योंकि छोटे बच्चों को कई बार पीलिया हो जाता है, तो उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं कि क्या पीलिया और हेपेटाइटिस को एक समझना चाहिए या उसमें क्या फर्क है, कैसे समझे इस स्थिति को? देखिए, पीलिया जिसमें कि आंखें पीली हो जाती हैं या जिस्म के अंदर आपको जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक पीलापन दिखने लगता है, तो पीलिया एक लक्षण है। हेपेटाइटिस के अंदर लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है जी। और जो बाइल है, अगर उसके रास्ते में भी कहीं रुकावट आएगी तो भी पीलिया हो सकता है। इसी तरह से ब्लड, जो हमारा रक्त है, रक्त की कोशिकाएं जब होती हैं, आरबीसीज, ये जब टूटती हैं तो बिलिरुबिन बनता है जी। और बिलिरुबिन बढ़ने से, बिलिरुबिन अगर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, लिवर के मार्फत जितना बन रहा है उतना ज्यादा हम एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे जी। तो उसमें भी पीलिया हो सकता है। यानी पीलिया ब्लड सेल्स के टूटने से भी हो सकता है, लिवर के इन्फ्लेमेशन से भी हो सकता है, और बाइल का रास्ता अगर कहीं ब्लॉक होगा तो उससे भी हो सकता है। तो पीलिया आप देखते हैं कि पीलिया के अंदर आपको अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और स्टोन खिसक के आके बाइल डक्ट में अटक गया तो उसमें भी पीलिया हो जाएगा। एम्पुलरी एरिया का कार्सिनोमा है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, या बाइल डक्ट का कैंसर है, या पैनक्रियास का कैंसर है जो कि बाइल डक्ट को ऑक्लूड कर रहा है, यानी उसको उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है जिससे कि बाइल फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो भी पीलिया हो जाएगा। और एक पीलिया होता है जिसमें कि कंजेनेटली उसमें बहुत सारे जो एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं जिससे कि बिलिरुबिन का कन्वर्जन नहीं हो पाता और या बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता लिवर सेल से, तो उन सूरत में उसको हम कंजेनिटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, उनकी आंखें पीली रहती हैं लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होता उससे, उनकी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जितना जीवन है वो भी उतना ही होता है जो नॉर्मल लोगों का होता है। तो पीलिया एक लक्षण होता है, ये बीमारी नहीं। जी डॉक्टर सरीन, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं जिसको देख करके लगता है कि इसको इस विषय को लेकर के लोग जानना भी चाह रहे हैं
और बात जागरूकता की है कि तमाम इस पूरे विषय को आम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। आपका बहुत काम रहा है इस विषय में, किस तरह से देखते हैं कि इसको जनता के बीच में ले जाया जाना चाहिए और अब तक क्या कुछ किया गया है जागरूकता के संदर्भ में, लोगों को अवेयर करने के संदर्भ में? देखिए, लिवर को हमेशा निग्लेक्ट किया गया, या तो हार्ट का हॉस्पिटल बना या किडनी का हॉस्पिटल बना या ऑर्थोपेडिक्स का, पर लिवर के लिए कोई एक डेडिकेटेड प्रयास नहीं हुआ, ना सरकार ने इसको एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना। तो लिवर एक कोर ऑर्गन है जो कि बॉडी के हर ऑर्गन को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है आपके बॉडी की। तो इसलिए लिवर अगर हम समझ लें कि हमारा जिगर ठीक है, इनफैक्ट पहले तो यही हार्ट माना जाता था। हार्ट की नॉलेज तो 300-400 साल पहले ही हुई है। उससे पहले लिवर की ही पूजा होती थी, मंदिर में भी उसी की फोटो लगाई जाती थी ग्रीस में BC के अंदर, बिफोर क्राइस्ट। तो इसको जनता को समझने की जरूरत है कि अगर हमें लिवर को हेल्दी रखना है, अगर हमारे लिवर को बचाए रखना है, तो कुछ एक चीजें हैं, क्योंकि हर बीमारी को हम बचा सकते हैं लिवर की। तो पहला, हमारा लिवर हेल्दी है कि नहीं। अगर हम ये समझ लें तो हम उसको अनहेल्दी नहीं होने देंगे। तो हेल्दी लिवर के लिए जरूरी है कि हमारा वजन ठीक हो और लिवर में फैट नहीं। नॉर्मली लिवर में 5% से ज्यादा फैट हो तो अच्छा नहीं, 10% से ज्यादा तो फैटी लिवर हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली भारत में 1/3 लोगों के अंदर 1/3 में आज फैटी लिवर है। और इस फैटी लिवर से, ये डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट डिजीज से करीब 10 से 15 साल पहले होता है। तो अगर आपको आज फैटी लिवर है तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये डायबिटीज बन जाए। तो इन ए वे इट इज ए अलार्म, इट इज अ वार्निंग साइन, एंड 1/3 ऑफ इंडिया इज ऑन अलार्म और ए वार्निंग साइन। और हमारा ये जिम्मेदारी है कि लोग इसको समझे, इग्नोर ना करें। फैटी लिवर है, कोई बात नहीं, उसके भी है, मुझे भी है, क्या फर्क पड़ता है? नो, फर्क पड़ता है। तो अगर आपको मेटाबॉलिक बीमारियों से बचना है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से, तो हाइट -100 अपना वजन कम रखें, नॉर्मल से भी कम रखें तो बेटर रहेगा। दूसरा, हम ऐसी चीजें जैसे वायरस के लिए अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका टीका लगाएं। हर एडल्ट को, हर बच्चे को टीका लगाना है। एक श्रोता ने सवाल पूछा कि हम बच्चों में कैसे पता लगाएं कि पीलिया होगा नहीं होगा। माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी अगर माँ से बच्चे में आता है, ये समझ लें, माँ से अगर बच्चे में आता है तो वो साइलेंट रहता है। जैसे आपके पास एक 30 साल का मरीज आया और उसने पूछा, उसने ब्लड टेस्ट कराया मदर ने प्रेगनेंसी का, उस समय मालूम पड़ा हेपेटाइटिस बी है। तो अगर हेपेटाइटिस बी पता लगा तो एज वायरस की कितनी हुई? 30 साल, क्योंकि इस मदर को उसकी मदर से वायरस आया, उसको उसकी मदर से आया। पर 30 साल तक साइलेंट रहा, जब बच्ची डिलीवरी का टाइम आया तब पता लगा कि अरे हेपेटाइटिस बी। ऐसे समय में उसके लिए ये शॉक हो जाता है, उसको लगता है मैंने क्या गलती की, कहाँ। हस्बैंड सोचता है इसने जरूर कुछ वाइफ के, या वाइफ सोचती है कि हस्बैंड में पॉजिटिव है, इसने कुछ जरूर मतलब इसका संबंध कुछ और रहा होगा। तो ये सारी बातें मिथ्या हैं। ये वायरस साइलेंट रहते हैं। अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हो, उसे इग्नोर ना करें, उसको सिंपैथाइज की जगह एम्पैथाइज करें। उसकी गलती एक और अभियान के विषय में, येलो रिबन कैंपेन है जो कि पिछले 25 वर्षों से चलाया जा रहा है। ये कैंपेन की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से आगे बढ़ रहा है कैंपेन, इसके विषय में भी आप बताइए, इससे भी जुड़े हुए हैं आप। जी हाँ, ये आपने देखा, शायद इसी से आपने नोटिस किया, ये येलो रिबन कैंपेन जो है 1998 में शुरू हुआ। उस समय एक बहुत अच्छा वाकया मैं बताना चाहूँगा सब लोगों को। मेरे पास एक बच्चा आया जब 95 में, उसके फादर को 1990 में हेपेटाइटिस बी हुआ। फादर को हमने ट्रीट करने की बहुत कोशिश की, पर बच्चा जो फादर नहीं बच पाया। उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 7 साल का। हमने टेस्ट किया, दोनों बच्चे हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव निकले। भाई उन बच्चों की क्या गलती 5 और 7 साल वाले के? क्योंकि हस्बैंड से जो हेपेटाइटिस बी का मरीज था, वाइफ को सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ हेपेटाइटिस बी। तो वाइफ से बच्चों को गया, तो वाइफ पॉजिटिव रही, पर वाइफ को पता ही नहीं था कि मुझे हेपेटाइटिस बी हस्बैंड से हो गया। फिर वाइफ से दोनों बच्चों को हुआ, दोनों बच्चे पॉजिटिव थे। दोनों बच्चों को हमने ट्रीट किया, हम दोनों में फेल हो गए। क्योंकि अगर माँ से बच्चे को वायरस आता है तो वो निकलता नहीं,
ये छोटा बच्चा जो था 5 साल का, जब 9 का हुआ तो बोला अंकल मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हमने देखा उसको लिवर कैंसर निकला एंड वी लॉस्ट द चाइल्ड 95। इट वाज अ ह्यूज लॉस एंड मेंटल शॉक फॉर मी कि जिस बच्चे का 9 साल का कोई गलती नहीं, उसने अपनी ही कैनॉट चूज हिज मदर, वो तो पैदा हो गया, उसकी माँ से उसको वायरस आ गया, वो कहाँ जाएगा जी। और हम लोग किसी को बता नहीं पाए कि ये बच्चे को लिवर कैंसर कैसे हुआ। जिसको धीरे धीरे करके 98 से ये मुहिम चली कि जिसमें येलो रिबन कैंपेन की लोगों को हर साल हर बार ये बताया जाए कि ये हेपेटाइटिस बी इस तरह से फैलता है। जो हेपेटाइटिस बी का मरीज है वो दोषी नहीं है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसको आप अपने साथ संभाल के रखें, उसकी इज्जत रखें और बचाने की कोशिश करें। और हर साल 25 साल में हम लोगों ने हर साल करीब स्कूल के 25 से 30 स्कूल्स के बच्चे आते हैं और 300 से 500 बच्चे और उनके पेरेंट्स और सारे स्कूल के टीचर्स मिलके, और दिल्ली का हर स्कूल, तो 2001 से ये दिल्ली का ऑफिशियल प्रोग्राम बन गया हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे। और इसी प्रोग्राम के येलो रिबन के होते हुए दिल्ली वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए 2001 में शुरू हुआ। इसी के माध्यम से 2002 में अटल बिहारी जी ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, देन प्राइम मिनिस्टर एक डाक टिकट जारी किया और धीरे धीरे ये रास्ता लोग साथ में जुड़ते गए। और भारत का वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में आया जो हेपेटाइटिस बी और सी को कंट्रोल कर सकते। तो ये मुहिम जोड़ने की मुहिम है, अवेयरनेस की मुहिम है और एम है कि हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर सके। बी और सी जो वायरसेस हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें। जी जी जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर अनूप, आपने देखा कि एक चीज़ बार बार चर्चा में आ रही है, आपने भी कहा और डॉक्टर सरीन ने भी, कि कई बार संक्रमण होता है लेकिन वो पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे इलाज कराएं, और या ये कहा जाए कि हर व्यक्ति को इसकी जांच कराने की जरूरत है कि कहीं उसको हेपेटाइटिस का संक्रमण तो नहीं है, क्या ऐसे समझें इस स्थिति? नहीं, हर व्यक्ति को जांच की जरूरत नहीं है। जैसे बताया डॉक्टर सरीन ने कि कुछ लक्षण होते हैं जी, उन लक्षणों के साथ अगर बात तब हो रही है जब लक्षण नहीं है। ये बात है, देखिए जब मेन ट्रांसमिशन हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, हेपेटाइटिस ए और ई जैसे बताया कि इसका फीको ओरल ट्रांसमिशन है, यानी इसका संक्रमण दूषित जल के माध्यम से होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी में क्रॉनिसिटी होती है। क्रॉनिसिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब लिवर सेल्स के अंदर वायरस हैं, ये वायरस लिवर सेल्स को तोड़ते रहते हैं। जहां भी आपको चोट लगती है वहां पे आपने देखा होगा कि आपके अंदर एक खुरंट बन जाता है। उसी तरह से लिवर में हीलिंग होती है और वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है। ये बार बार जब फाइब्रोसिस होती है तो लिवर के नॉर्मल सेल्स मरते जाते हैं, फाइब्रोसिस बढ़ती जाती है और लिवर एक तरह से फेलियर की तरफ जाने लगता है, यानी बची हुई सेल्स लिवर के वो तमाम काम नहीं कर पाते जो वो नॉर्मली करते हैं। अब हमें ये पता करना है कि किन लोगों के अंदर ये संक्रमण हुआ और वो इन्फेक्शन है, तो इसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं। खास तौर से जो हाई रिस्क ग्रुप है, वो हाई रिस्क ग्रुप की जब हम बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनको की बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, थैलेसीमिक्स हैं, जो अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं जिनके, या जो अननेचुरल सेक्स करते हैं, या जो ड्रग यूजर्स हैं, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हैं, या जो लोग अपना शेविंग जो है बाहर कराते हैं नाई से, तो कई बार होता है वही उस तरह आपने इस्तेमाल किया और उस तरह से आपने दूसरे आदमी को, जिसको कि जो संक्रमित था उससे अगर किया तो हो जाता है। आप रेजर अपना शेयर करते हैं या ब्रश शेयर करते हैं तो उस सूरत में इसका संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनको जब तक हम ब्लड बैंक में हेपेटाइटिस बी के लिए, एसई के लिए टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, यानी 92 से पहले जब हम ये टेस्टिंग नहीं करते थे, उसके पहले अगर ट्रांसफ्यूजन मिला है तो ये माना जा सकता है कि संभवतः उनके अंदर हेपेटाइटिस हो। तो ये सारे लोग हैं, और बाकी जो हमें एंटीनेटल केयर के जरिए मालूम पड़ा कि जो मदर संक्रमित हैं उनके अंदर हम ये कर सकते हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि ये वायरस तो है लेकिन उनके अंदर बीमारी नहीं है, तो होता यह है कि वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है लेकिन लिवर की सेल्स का वो तोड़ता नहीं है, तो वायरस का लेवल ऊपर होता है। अब ये वो स्टेज है जिसमें जरूरी नहीं है कि हमको ट्रीटमेंट देना पड़े। ये भी बहुत जरूरी है। हम ट्रीटमेंट तब देते हैं, इंडिकेशन तब बनता है जब लिवर सेल डैमेज होना शुरू होता है, यानी जब एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ते हैं,
तो उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी में देते हैं। अब इसकी जांच करके देखना होता है कि ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है इसके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं या नहीं बन गए हैं। जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं यानी इन्फेक्शन उनमें क्लियर हो गया है, सीरो कन्वर्ट हो गए हैं। जो अब हेपेटाइटिस ई एंटीजन एक होता है जो कि रेप्लिकेशन का मार्कर है, यानी जैसे वायरस बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो ई एंटीजन पॉजिटिव आता है। अब ई एंटीजन पॉजिटिव डिजीज और ई एंटीजन नेगेटिव डिजीज, इनके अंदर जो ट्रीटमेंट देते हैं उसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो हमको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि अभी वायरस रेप्लिकेट कर रहा है लेकिन लिवर सेल को डैमेज कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं, और अगर एंटीबॉडीज नहीं बनी है, एंटीजन पॉजिटिव है और ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, उसका ट्रीटमेंट ओटीपीटी बढ़े होने पे किया जाएगा। जिनमें ई एंटीजन नेगेटिव है उनके अंदर अगर ओटीपीटी बढ़ा हुआ है उनमें भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लंबा, जिनमें ई एंटीजन नेगेटिव होता है उसमें लाइफ लॉन्ग देना होता है। तो इस तरह से हम ये प्लान करते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो हमारे इस कार्यक्रम के हम अंत की तरफ बढ़ चले हैं। डॉक्टर सरीन, आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश हमारे दर्शकों को और आम लोगों को, क्योंकि आपने कहा कि जागरूकता बेहद ज़रूरी है और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज या जो मेडिकल स्टाफ नहीं बल्कि आम लोगों को भी जुटना चाहिए, क्या संदेश देंगे आप? इस साल का हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे या येलो रिबन कैंपेन की सिल्वर जुबली थी और इस 25 साल की जर्नी में इस साल का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने इस साल इसका थीम रखा था हेपेटाइटिस एलिमिनेशन ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जैसे कोविड एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था, हर आदमी जुड़ गया था कि भाई मास्क लगाना है, दूसरे ने नहीं लगाया तो उसको समझाना है। जी। इसी तरीके से हेपेटाइटिस एलिमिनेशन मतलब बी और सी का ट्रांसमिशन रोकना और जिन लोगों को इन्फेक्शन है उन लोगों को ठीक करना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं थोड़ा सा डॉक्टर सराया से दूसरा मत रखते हुए कहूंगा कि अगर आप अस्पताल जा रहे हैं किसी काम के लिए, अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो एक हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करा लें और टीका लगवा लें। हर बड़े को टीका लगवाना है तो पहले हमें इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जागरूकता में क्या करना है। स्टेप 1, टेस्ट योरसेल्फ एंड इफ इन्फेक्टेड ट्रीट योरसेल्फ। जी। और दूसरा, अगर पड़ोस में किसी और को हेपेटाइटिस बी या सी है उसका इलाज कराएं, उसका टेस्ट कराएं और ये शपथ लें कि मैं अपनी नॉलेज को जो मैंने आज या और तरीके से 10 आदमियों को, और तो इस तरीके से जैसे कोविड की नॉलेज बढ़ी, हेपेटाइटिस बी और सी की नॉलेज बढ़े। अगर आपका किसी भी एज में हो, हेपेटाइटिस बी का टीका 3 टीके लगाने, एक 0, 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। 3 टीके लग गए, लाइफ लॉन्ग बचे रहते हैं। तो जिसने टीका नहीं लगाया है हेपेटाइटिस बी का, वो समाज के अंदर एक अलग नजरिया है उसका। कोविड का टीका 98%, 95% में लग गया। अरे भाई तो हेपेटाइटिस बी का भी लगवा ले। सारी नेक्स्ट जनरेशन, करंट जनरेशन बच सकती है। आज ही कदम बढ़ाएं और अपना हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। तीसरा, जैसे आप खाना अच्छा खाते हैं, बढ़िया वाले फ्रूट, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी टोटली सेफ ब्लड लिया जाए, जरूरत नहीं हो तो ना ले। और जिनका कभी ऑपरेशन गायनी का या कोई और 2001 से पहले हुआ हो, कभी ब्लड चढ़ा हो, हेपेटाइटिस सी का जरूर टीका टेस्ट करा ले। उसकी वैक्सीन नहीं है, इलाज बहुत अच्छा है, सिर्फ 3 महीने के इलाज में। जी डॉक्टर सरीन, जी जी जी, निश्चित तौर पर हमारे पास ये विषय बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की जा सकती है। समय हमारा समाप्त हो गया है। आप दोनों लोगों का, डॉक्टर सरीन आपका और डॉक्टर सराया, अनूप सराया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष चर्चा में पूरे विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर विषय है और जागरूकता ही बचाव है। निश्चित तौर पर एक जागरूक होने की ज़रूरत है। किस तरह से हम अपने यकृत को, अपने जिगर को मजबूत रख सकते हैं, बेहतर बनाए रख सकते हैं और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं। तो हमारे इस अंक में टोटल हेल्थ के बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।